Hello students, this is Dipali Pandey and you're watching your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट में आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हम AC के बारे में, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। AC को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, AC किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, AC के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और AC किस तरीके से वर्क करती है, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। AC को पढ़ने से पहले हम DC के बारे में जानते हैं बच्चों। DC डायरेक्ट करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट। सो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके की होती है, जैसे मैं ग्राफ बना करके समझाती हूँ। डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके की होती है, अगर मैं कोई एक्सेस ले रही हूँ जहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम करंट को ले रहे हैं, करंट को शो कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी टाइम में। टाइम वेरी करता है, बट डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। टाइम के साथ डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड एक जैसा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, तभी हम उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। बट अगर हम बात करें AC की, ये हमारी डायरेक्ट करंट हो गई। अगर हम बात करें AC की मींस अल्टरनेटिंग करंट की, सो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ता घटता रहता है, मीन्स इट चेंजेस। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम कोई इस तरीके का ग्राफ बनाएं, ये देखिए। सो अल्टरनेटिंग करंट में आप देख सकते हो कि भाई एक बार ये 0 था, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका मैग्नीट्यूड 0 हुआ, दूसरी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा एंड देन मैग्नीट्यूड 0 हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है वन साइकिल। एंड देन यू कैन सी अल्टरनेटिंग करंट जब आगे बढ़ती है तो फिर हाई, मैक्सिमम हाई जाती है, 0 हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में हाई जाती है एंड देन अगेन 0 हो जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि अल्टरनेटिंग करंट एक ही प्रोसेस को बार बार दोहरा रही है और हम AC के ग्राफ को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कब 0 होगी, कब मैक्सिमम होगी एंड देन कितने टाइम के बाद ये फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करेगी। फाइन, तो AC का ग्राफ हमें ये बताता है। एक करंट होती है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट भी AC की तरह ही बढ़ती घटती है, बट उसकी कुछ परमानेंट फिक्स साइकिल नहीं है। मीन्स वी डू नॉट नो कि कब वो 0 होने वाली है, कब वो मैक्सिमम होने वाली है, कब उसका ग्राफ जो है नीचे या ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है AC। AC का जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड AC, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल, भाई हर एक चीज़ जो भी बनी हुई है, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं उसका एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ AC? लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मींस हम एक कॉइल लेते हैं, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं एंड देन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल है वो है EMI, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI कुछ और मत समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। तो EMI इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड अल्टरनेटिंग करंट? द प्रिंसिपल बिहाइंड अल्टरनेटिंग करंट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 10th में हम एक टॉपिक पढ़ते थे AC जनरेटर। AC जनरेटर में आपको पढ़ाया जाता था कि भाई एक कॉइल लेनी है जिसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर की कॉइल को दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया जाता था एंड देन उसको एक एक्सल से, ठीक है,
कम्यूटेटर से घुमाया जाता था। वो कॉइल जब रोटेट की जाती थी किसी स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कॉइल क्या करती थी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती थी। अब आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, पावर प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है बच्चों, फॉसिल फ्यूल को हीट किया जाता है। फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जब हीट प्रोड्यूस की जाती है, उनको बर्न करके हीट, एक फर्नेस सा होता है, भट्टी जैसी होती है, उसमें फॉसिल फ्यूल को हीट करके उसके ऊपर जो पानी होता है, जो वाटर का एक टैंक होता है, उस वाटर को बॉयल करके एंड देन उसकी हेल्प से जनरेटर की कॉइल को मूव किया जाता है, आर्मेचर कॉइल को मूव किया जाता है एंड देन वहाँ पर जनरेटर क्या करता है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, एसी में बदलता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो उसमें बड़े बड़े से क्या बनाए जाते हैं, रिजर्वायर बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं और वहाँ से जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको गिराया जाता है। मींस वाटर में कौन सी एनर्जी हो गई, जो स्टोर्ड वाटर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई एंड जब हम उसको गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, आपने डैम्स में देखा होगा पानी को नीचे गिराया जाता है। जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी से टर्बाइंस लगाई जाती हैं, जनरेटर की शाफ्ट होती है और जैसे ही पानी उस पर गिरता है ना, दे rotate and then they convert हाइड्रो एनर्जी या कह सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी और मेथड है, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, विंड एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, टाइडल एनर्जी होती है, ओशियन एनर्जी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जियो थर्मल एनर्जी होती है। सो देयर आर मैनी रिसोर्सेज बाय विच यू कैन कन्वर्ट दोज पर्टिकुलर एनर्जीज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल हुआ जिसके बारे में हमने थोड़ा मोटा मोटा सा पढ़ लिया। नाउ अगर हम एसी की बात करें तो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर था उसमें हमने एक ईएमएफ के लिए एक इक्वेशन निकाली थी कि भाई जब हम कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उस ईएमएफ के लिए ये इक्वेशन आती है E = E0 sin ω t। अब होता है क्या कि भाई इस ईएमएफ के कारण उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पढ़ा है ना, वो भी इससे रिलेटेड था। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण, इस ईएमएफ के कारण एक करंट प्रोड्यूस हो रही है और वो करंट क्या है, आई है। तो भाई आई = क्या होता है, E/R होता है। ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बताता है कि भाई I = होता है E/R। अब मैंने E की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया E0 sin ω t /R। तो ये जो sin ω t है इससे R को हम कनेक्ट नहीं करते, वी आर कनेक्टिंग कि भाई ये जो E0/R है, लेट अस सपोज कि ये I0 है, सो I0 sin ω t। तो यहाँ पर हमें करंट की एक और वैल्यू मिल जाती है I = I0 sin ω t। EMF की जो हमें इक्वेशन है वो हमें मिल जाती है E = E0 sin ω t। E = E0 sin ω t किसके लिए हो गया, EMF की। किसी बुक में आपको वोल्टेज के टर्म्स में V = V0 ω t मिलेगा, sin ω t मिलेगा, वो भी ठीक है। I = I0 sin ω t मिलेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशंस है ना बच्चों, ये इस ग्राफ के लिए वैलिड है। देखते हैं कैसे। नाउ हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं, यहाँ पर देखो हम इस ग्राफ को प्रूव करते कि कैसे आ रहा है। सपोज करते कि भाई ये मैंने करंट के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, तो करंट का ये वाला मेरा ग्राफ है एसी करंट के लिए और मैं इसमें करंट की मीन्स I = I0 sin ω t, ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर शो कर रही हूँ कि भाई इस इक्वेशन की हेल्प से ये एसी के लिए ये वाला ग्राफ कैसे मिला। देखो यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर टाइम होगा 0। अब जब टाइम 0 होगा तो I कितना होगा, I = I0 sin ω और t की पे हमने क्या रख दिया 0। तो भाई क्या हो गया, I = I0 sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो भाई I की वैल्यू क्या मिल गई, 0। यानी कि जब टाइम 0 था तब I क्या हो गया, 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी 1 साइकिल कंप्लीट है, तो ये क्या हो गई, ये इसकी हाफ साइकिल हो गई।
एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मेरे प्यारे बच्चे ये जानते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो टी हो गया, यहाँ तक का t/2 हो गया। अब देखो करंट जो है हाफ साइकिल में एक बार ऊपर जा रही है और फिर एक बार नीचे जा रही है, तो यानी कि t/4 हो गया, आधे का भी आधा, ये 0 टाइम हो गया। अब बताओ ये वाला टाइम कितना हुआ? भाई ये आधा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड t/2 है, ये t/4 है, तो भाई ये भी तो t/4 हुआ ना। तो t/4 और t/2 कितना हो गया? 3t/4। तो देखो आप कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, ये t/4 होगा, t/2 होगा, ये 3t/4 होगा और फिर लास्ट में आएगा पूरा टाइम मीन्स वन साइकिल का टाइम, दैट इज कैपिटल T। कैपिटल T मीन्स टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी भाई t/4 पर। अगर मैंने माना कि भाई टाइम जो है वो t/4 है, तो t/4 में अगर हम वैल्यू पुट करें I0 साइन ओमेगा और t की जगह पे मुझे रखना है t/4। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करें? ओमेगा t/4, ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड फेज। ये फेज होता है मीन्स एंगल होता है, ठीक है, ये साइन का एंगल है। यहाँ पर हमें क्या करना है? वी ऑलरेडी नो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2y/t। इट मीन्स ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है? 2π। अब यहाँ पर देखो ओमेगा t की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 2π रख सकते हो। तो I0 साइन 2π/4, 2π/4 का मतलब क्या हुआ? π/2। I0 साइन π/2 और साइन π/2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यानी कि I हमें कितना मिल गया? I0। देखो अब टाइम t/4 पर जो करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है दिस इज I0 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ आ जाओ t/2 पर। अगर हमने टाइम ले लिया t/2 अगर लेंगे तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा, t की जगह पे क्या रख दिया? t/2। आप बताओ ओमेगा t की वैल्यू कितनी है? 2π है, तो 2π/2 पाई हो गई, साइन पाई हो गई। अब साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो फिर से हमें 0 मिल गया। अब अगर हम टाइम ले लें t/2 के बाद कितना आया? 3t/4। ठीक है, अगर हम 3t/4 लेंगे देन व्हाट वी विल गेट? हमें मिलेगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा, t की जगह पे हमने क्या रख दिया? 3t/4। अब ओमेगा t की जगह पे हम फिर से 2π रख देंगे, ठीक है, तो 2π इंटू 3/4 करोगे तो कितना आएगा? 3π/2। ठीक है, अब 3π/2 का मतलब क्या है? 3 इंटू 180/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। सो साइन 270 डिग्री क्या होता है? साइन 270 डिग्री होता है साइन 180 प्लस 90। ओके, 180 प्लस 90 मीन्स माइनस साइन 90। सो माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो यानी कि यहाँ पर हमें I0 जो मिल गया वो माइनस में मिल गया। सो 3/4 पर आप देखो ये मैक्सिमम करंट तो मिलेगी, I0 तो मिलेगी, बट ये किस में मिलेगी? रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगी। सो ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारी I0 हो गई, ये वाली वैल्यू I0 माइनस में। अब अगर हम टाइम को ले लें t, अगर टाइम को फिर से हमने t ले लिया तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। सो साइन ओमेगा t का मतलब क्या है भाई? 2π। अब साइन 2π दोबारा से क्या होता है? 0 होता है, तो भाई I की वैल्यू फिर से हमको क्या मिल गई? 0। तो देखो कितना सिंपल है ये ग्राफ प्लॉट करना। अगर हमारा टाइम 0 था तो I 0 था, है ना। अगर हमारा टाइम t/4 था तो I की वैल्यू पीक थी, पीक मैक्सिमम वैल्यू थी। अगर हमारा टाइम जो है वो t/2 था बच्चों तो फिर I 0 हो गया, है ना। अगर 3t/4 हमने लिया तो I माइनस I0 हो गया, फिर हम रिवर्स में चले गए, रिवर्स में हमने वो पॉइंट बनाया एंड देन t पर फिर अगेन वो 0 हो गया। तो इस तरीके से एक साइकिल हमारी अल्टरनेटिंग करंट की पूरी हो गई। अब ये आप नोट कर लो अच्छे से एंड देन यहाँ पर मुझे लगता है आई एम क्लियर, मैं आपको समझाने में
सक्सेसफुल रही हूँ कि आपने एसी करंट का ग्राफ कैसे प्लॉट किया और डिफरेंट टाइम्स पे उसका लाइक मैग्नीट्यूड किस तरीके से चेंज हुआ टाइम के साथ, तो इसको नोट करो। ओके, नाउ ये वाला जो ग्राफ था सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ, थोड़ी मैथ्स हो गई, है ना। अब मैथ्स तो करनी पड़ेगी भाई, एसी वाले चैप्टर में मैथ्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन आप पक्के कर लो, इंटीग्रेशन आ गए तो एसी वाला चैप्टर आ गया। बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर आपको एसी आ गया ना फ्री के मार्क्स समझ लो, ठीक है। फ्री का मार्क्स मतलब वैसे मार्क्स के पैसे नहीं देने होते हैं, मार्क्स का मतलब है कि भाई मेहनत करके मार्क्स आते हैं और इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो ना, एक मैंने आपको ई और मतलब लाइक साइन के टर्म्स में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई कि भाई ये हो गई हमारी साइन के टर्म्स में इक्वेशन। यार अब ये वाली जो ग्राफ जो वेव है ना, इसको हम कॉस के टर्म्स में भी बच्चों बता सकते हैं। ये साइन वेव हो गई हमारी, कॉस वेव में भी हम ग्राफ बना सकते हैं। पता है तुमको कैसे? देखो कॉस में ना हमारा जो ग्राफ है, देखो साइन का जो ग्राफ है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन कॉस का ग्राफ ना वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है। लाइक अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिख देती हूँ, देखो कहीं कहीं पे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में हमारी कॉस के टर्म्स में भी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों आया, आप सुनो, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, जब टाइम हमने ज़ीरो लिया यानी कि कैपिटल टी जब हम ज़ीरो लेंगे तो कॉस की वैल्यू हो क्या जाएगी, ओमेगा इंटू कैपिटल टी। सो कॉस ओमेगा इंटू सॉरी जब हम टाइम ज़ीरो लेंगे तो भाई ज़ीरो हो जाएगा ना, जब ये ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। अब जब कॉस ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती क्या है बच्चों, 1 होती है ना। साइन का अपोजिट होती है ना कॉस की वैल्यू, रिवर्स होती है भाई। साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है ना। तो भाई कॉस के लिए आपका जो साइन का ग्राफ 0 पे शुरू हो रहा था वो कॉस के लिए 90 पे शुरू होगा, मतलब कॉस 0 पे इसकी पीक वैल्यू हमें मिलेगी करंट की। एंड देन जब हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, t/4 ले लेंगे तो हमें 0 मिल जाएगी करंट। ये आप करके देखो, जैसे मैंने प्रीवियस वाला किया था ना अभी सॉल्व, वैसे करके देखना तब आपको समझ में आएगा। ये पीक वैल्यू है करंट की हमारी I0, फिर 0 हो गई, ये 0 हो गया टाइम पीरियड, ये t/4 हो गया, ठीक है। ये t/2 हो गया, एंड देन ये कितना हो गया, 3t/4 हो गया, ठीक है। एंड देन यह कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि भाई एक साइकिल इसकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर, और इसकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है साइन और कॉस में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में कुछ है किसी बुक में कुछ है, ठीक है। बट मेनली जो हम करेंगे ना, वी विल टेक, हम जो अपनी क्लास में करने जा रहे हैं हम लोग साइन वेव की हेल्प से करेंगे, साइन वेव को कंपेयर करके, देन वी विल डू इट एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ होगा, जैसे व्हाट इज़ फेज। फेज क्या है, फेज मतलब एंगल, ठीक है। तो साइन वेव के साथ ये जो टर्म जुड़ा हुआ है, ये जो टर्म जुड़ा हुआ है, कॉस के साथ ये जो टर्म जुड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज फेज, दिस इज एंगल, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू नो कि भाई करंट जो है कितने एंगल पे टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों टाइम पीरियड की, सो व्हाट इज टाइम पीरियड, अभी बताया मैंने, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में एसी वेव जितना टाइम लेगी वो कहलाएगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π/ओमेगा, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भाई जिसने क्लास 11th में फिजिक्स ना पढ़ी हो वो ओमेगा को W मत पढ़ना, ओमेगा इज व्हाट, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, frequency is what, frequency is number of oscillations completed in 1 second, मतलब कोई भी AC वेव 1 सेकेंड में कितने oscillations कंप्लीट करी है, मतलब कितनी साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट कर ले रही है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसको हम किससे शो करेंगे, F से। सो ओमेगा इज व्हाट, 2πf, ओके। एंड अगर T की बात करें
सो ओमेगा अगर 2πf है तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, 1/f। एंड फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है बच्चों, हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। टाइम पीरियड की यूनिट तो सेकेंड ही होगी, ठीक है, टाइम पीरियड को हम सेकंड में नापेंगे और फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्स में नापेंगे। किसी किसी बुक में भाई फ्रिक्वेंसी को ना न्यू से भी शो कर रखा है, यार कंफ्यूज मत होना तुम लोग, फ्रिक्वेंसी को एफ से शो कर दिया है, न्यू से शो किया है, एन से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए एसी और वेव के, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसे भी आएंगे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के, लॉजिक लगा के सॉल्व करना। भाई हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बताओ। तो 60 सेकेंड्स में अगर वो 72 टाइम्स धड़क रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी बार धड़का, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। हमारे घरों में जो एसी आ रही है ना बच्चों, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, वो 50 हर्ट्स पे आती है। इंडिया में व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन आवर होम्स, 50 हर्ट्स। और कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। कैन यू अंडरस्टैंड 50 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? देखो 50 हर्ट्स का मतलब हुआ लाइक ये 1 साइकिल है ना, तो 1 साइकिल में एसी जो है एक बार ऊपर जा रही है और एक बार नीचे जा रही है, मतलब हाफ साइकिल में ऊपर हाफ साइकिल में नीचे, इस तरीके से एसी चल रही है। तो भाई 1 साइकिल हुआ, 1 साइकिल में 2 टाइम्स मैक्सिमम, है ना, एक बार ऊपर मैक्सिमम एक बार नीचे मैक्सिमम, इस तरीके से जा रही है ना हमारी एसी। तो भाई 50 हर्ट्स का मतलब हुआ 50 साइकिल्स। 50 साइकिल्स का मतलब हुआ 50 टाइम्स एसी जो है ऊपर जाती है, 50 टाइम्स एसी जो है नीचे जाती है। सोचो 1 सेकेंड में जो हमारी एसी है ना 50 टाइम्स जलती और बुझती है, जलती और बुझती है। बट कैन यू रिकॉग्नाइज इट? नॉट एट ऑल। वाई? द रीज़न इज़ दैट हमारी आइज़ जो है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वो उसको कैच कर पाए। वी कैन नॉट कैच इट। ओके, सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कितने हर्ट्स की, 50 हर्ट्स, 220 वोल्ट। ओके, हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग क्या घरों में एसी का यूज़ होता है। 99% यूज़ एसी का होता है क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे हैं। डीसी का यूज़ बहुत कम, 1% यूज़ डीसी का होता है, ठीक है। अब देखो कुछ देख लेते हैं कि वाई एसी इज़ यूज सो मच, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लाइक मोर इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस एसी को प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब कॉस्टली फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पानी से, थर्मल फॉसिल फ्यूल से, हीट से, टाइड से, ओशन थर्मल एनर्जी से, मतलब बहुत सारे वेज हैं एसी को प्रोड्यूस करने के। कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से एसी को इसके मैग्नीट्यूड को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे, ठीक है। नाउ एसी को हम डिस्टेंस प्लेसेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं पावर लाइंस के थ्रू। पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ से हम एसी को दूर दूर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता है जब भी हम एसी को ट्रैवल कराते हैं। बट डीसी में ऐसा नहीं है बच्चों। डीसी को अगर हमें सेंड करना है तो डीसी में ज़्यादा हीट लॉस होता है एसी के कंपैरिजन। एसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स आपने देखी ना, चार्जर से आप क्या कर रहे हो, अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो यार, एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो उसको, ठीक है। तो चार्जर हो गया, सेल फोन, आपके वहाँ डीसी है किस चीज़ में, जैसे देखो सेल्स हो गए, जो रिमोट में जो सेल्स पड़ते हैं, और आपके बैटरा हो गया, इन्वर्टर का बैटरा हो गया, कार का बैटरा हो गया, ठीक है। स्कूटी में जो आपकी बैटरी लगती है, वो सब में जो स्टोर होती है वो डीसी होती है, ना कि एसी होती है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करते हैं? रेक्टिफायर्स। एसी मशीन्स जो होती है वो बहुत सिंपल होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए कि आपको उनको बार बार देखना है कि वो वर्क करें नहीं करें। बट डीसी में क्या होता है, आपने सेल्स लिए, आपने सेल को यूज़ किया, थोड़े समय के बाद वो डिस्चार्ज होने लगते हैं, प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। बैटरा आपने लिया, आपने घर में इन्वर्टर लगाया, तो इन्वर्टर को आपको प्रॉपर टाइमली उसको देखना है,
थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। रिचार्जेबल सेल्स आते हैं, उनको रिचार्ज करना पड़ता है बार बार। सो दीज थिंग्स आर देयर, दैट इज़ वाई AC इज़ वाइडली यूज्ड दैन DC। ओके, सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों AC के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीखा AC के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, AC के बारे में, AC कैसे चलती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, AC को हम किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ AC। तो आई होप दैट्स लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड यू हैव लर्न मैनी थिंग्स इन टूडेज लेक्चर। सो आपको क्या करना है, अभ्यास इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड रहना है एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, शेयर ऑल द वीडियोज़ विच आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट to press the bell icon so that you can be informed whenever I upload any video on my channel. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।